नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। G20 समिट, झारखंड पहुंचे विदेशी मेहमान, जाने कब क्या होगा, जानिए पूरा शेड्यूल। बता दें कि झारखंड में G20 की अहम बैठक होने वाली है। इसके लिए विदेशी मेहमान रांची पहुंच चुके हैं। विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 80 से भी ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। मेहमानों को रांची के रेडिसन ब्लू और होटल BNR चनक में ठहराया गया है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यक्रम स्थल तक को सजाया गया है, जिसमें झारखंड कला और संस्कृति की झलक मिलती है। शहर में G20 समिट को लेकर होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। चौक चौराहे जगमगा रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। बता दें कि SSP ने पूरे शहर को 3 जोन और 10 सेक्टर में बांट दिया है ताकि निगरानी आसान हो। बताया जाता है कि अभी तक 60 मेहमान रांची पहुंचे हैं। कुछ अन्य मेहमानों का एक्रीडेशन विदेशी मंत्रालय में है। मंजूरी मिलते ही वो लोग भी आएंगे। झारखंड के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। बता दें कि मंगलवार की देर रात 3 मेहमानों ने रांची के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया। शेड्यूल भी सामने आया है, जिसके मुताबिक 2 मार्च को सबसे पहले सुबह 11:15 बजे से 11:30 बजे तक स्वागत सत्र होगा। दूसरे सत्र में सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन एंड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी पर चर्चा होगी। तीसरे सत्र में मटेरियल्स एंड प्रोसेस फॉर ग्रीन एनर्जी पर विचार विमर्श होगा और चौथे सत्र में पैनल डिस्कशन का शेड्यूल है। झारखंड में खनन घोटाले में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। SIT गठित है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला अभी भी सुर्खियों में है। इसके आरोपी जेल में है। ED की जांच में सामने आया था कि रेलवे के माध्यम से व्यापक पैमाने पर बिना चालान बोल्डर और स्टोन चिप्स का अवैध तरीके से परिवहन किया गया। अब झारखंड सरकार ने अवैध खनन तथा परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जाँच के लिए SIT गठन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में SIT का गठन किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर 2022 को इस संशय का एक चिट्ठी भी केंद्रीय रेल मंत्रालय को लिखी थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन और इसके परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए SIT का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि रेल मंत्री विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे जांच समिति का पूरा सहयोग करे। प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिले AK-47 केस में रांची के सीनियर SP से ED करेगी पूछताछ। बता दें कि प्रेम प्रकाश के ठिकानों से मिले AK-47 केस में रांची के सीनियर SP को इस सप्ताह ED द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। इसकी वजह इस मामले में अब तक की गई पूछताछ के दौरान मिले तथ्य बताए जा रहे हैं। ED के समन के आलोक में CM आवास के सुरक्षा प्रभारी 28 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर हुए। उन्होंने भी हाजिर होने के बदले ED को पत्र लिखकर वरीय पदाधिकारियों से मार्गदर्शन मांगे जाने की सूचना दी। उल्लेखनीय है कि प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर दूसरी बार छापेमारी के दौरान ED को उसके घर से 2 AK-47 राइफलें और 60 गोलियां मिली थी। ED ने इसे जब्त करने के बाद अरगोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया था। प्रेम प्रकाश के घर से मिली राइफलों की जांच पड़ताल के दौरान इस बात की जानकारी मिली थी कि इसे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात 2 जवानों के नाम पर जारी किया गया था। हालांकि दोनों जवान मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के बदले प्रेम प्रकाश की सुरक्षा में लगे हुए थे। ED द्वारा राइफल जब्त किए जाने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया था कि ड्यूटी के बाद लौटते वक्त जवानों ने राइफलों को बारिश से बचाने के लिए प्रेम प्रकाश के घर पर रख दिया था। झारखंड में सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे डॉक्टर्स। OPD सेवा ठप, मरीजों को हुई परेशानी। बता दें कि झारखंड के डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार 1 मार्च 2023 को पूरे राज्य में कार्य बहिष्कार किया। इसका असर गुमला में भी देखने को मिला। डॉक्टर्स एवं चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अस्पताल गेट के समीप धरना प्रदर्शन किए। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के कारण OPD सेवा ठप रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। सदर अस्पताल गुमला का पुर्जा वितरण केंद्र, लैब, एक्सरे, एड्स जांच केंद्र, जन्म प्रमाण पत्र केंद्र पूरी तरह से बंद रहा। दूर दराज से आए लोग बिना इलाज कराए बगैर वापस लौट गए। सदर अस्पताल गुमला में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रही, जिसमें एक्सीडेंट, प्रसव आदि सुविधाएं शामिल थी। विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहा। इस संबंध में IMA गुमला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र नारायण यादव ने कहा कि राज्य में हमेशा चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार होता है। कभी चिकित्सकों के साथ मारपीट सहित जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसे में चिकित्सक अपनी सेवा देने में असहज महसूस करते हैं। उन्होंने अविलंब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम से चिकित्सकों को बाहर किया जाए, इसको लेकर बुधवार को IMA एवं झांसा के संयुक्त आह्वान पर एक दिनी कार्य का बहिष्कार किया गया है। कुत्तों का काटने से मौत पर मिलेगा मुआवजा, झारखंड विधानसभा में उठी मांग। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को विधानसभा में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर चर्चा हुई। न केवल विपक्ष बल्कि सत्तापक्ष के विधायकों ने भी माना कि कुत्तों को काटने के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं और कईयों की जान भी चली जाती है। बागोदर से माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने तो कहा कि यदि कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सरकार के मृतक के आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में बुधवार को कुत्तों के काटने और वैक्सीनेशन की सुविधाओं पर
पर भी लंबा विचार विमर्श हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राजधानी रांची में 10,000 लोग कुत्ता पाल रखा है, लेकिन महज 72 लोगों के पास इसका लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में डॉग बाइट की दर्जनों घटनाएं घटी है। बिरंची नारायण ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष 20,000 लोग कुत्तों के काटने से अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक जिले में एक डॉग स्क्वाड का गठन किया जाना चाहिए। 73% युवा चाहते हैं प्रदेश में लागू हो 2016 से पहले की नियोजन नीति। बता दें कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं से यह जानने का प्रयास किया कि सरकार को नियोजन के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार ने युवाओं से यह जानना चाहा कि क्या तत्कालीन तौर पर पूर्व की नियोजन नीति 2016 के पहले वाले के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी को राय लेने का जिम्मा सौंपा। राय के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुँच गयी। इसमें से 73% झारखण्ड के युवाओं ने 2016 से पहले वाले नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियान और नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा से इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए आगे के निर्णय के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। राज्य सरकार का इस संबंध में स्पष्ट मानना था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए। नई नियोजन नीति लाएगी झारखंड सरकार। गुरुवार को कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई नियोजन नीति आएगी। उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति में युवाओं को भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। कहा कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है। कहा कि सर्वे में जो बातें आई है उस पर सरकार गंभीर है। मंत्री बाना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जो राज्य की जनता चाहेगी उसी के हिसाब से काम होगा। हम राज्य की जनता पर जबर नीति थोपने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार इतने काले कारनामे किए हैं जिसे साफ करने में समय लग रहा है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा किए गए सर्वे में 2016 वाली नियोजन नीति के पक्ष में 75% से ज्यादा युवा हैं। जाहिर सी बात है कि नई नियोजन नीति में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। पैसा लेकर नियुक्ति को एजेंसियों ने बना लिया है धंधा। विधायक प्रदीप यादव ने अपनी सरकार को सदन में घेरा। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की नियुक्ति पर खड़े किए सवाल। बता दें कि सदन में विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान राज्य में आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पर हुई नियुक्तियों को लेकर अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने चेयर के माध्यम से सरकार से जानना चाहा कि सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर जो नियुक्तियां की गई है उन नियुक्त कर्मियों को सरकार रेगुलर कर्मियों की तरह समान वेतन नहीं दे रही है। प्रदीप यादव ने संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार संविधान को नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि राज्य में समान काम के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था नहीं है। विधायक प्रदीप यादव के इस सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि सरकार का अपना नियम है। समान वेतन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि नियमित ढंग से जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो ओपन मार्केट से आते हैं। इस व्यवस्था में सरकार विज्ञापन निकालती है, नियुक्ति की परीक्षा ली जाती है, कम सिलेक्ट होते हैं, ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, तब नियुक्ति होती है और उन्हें फिर ट्रेनिंग में भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद कंफर्मेशन होता है। यहाँ सभी उम्मीदवार को समान अवसर दिया जाता है जैसा संविधान ने तय कर रखा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।